नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, यूपी टेट की परीक्षा की तिथि की ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है, जिसमें कि 23 जनवरी को तिथि घोषित की गई है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी टेट 2021 के प्रैक्टिस सेट पेपर्स को, जो कि ये पर्यावरण से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपने 30 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? ऑप्शन है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण। केवल बी और सी, केवल डी, ए बी सी और डी, या फिर केवल ए और बी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जनरल लिखना, विचार मानचित्रण, ये सभी तकनीकें हैं। अगला प्रश्न है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो ऑप्शन है सी, डी और ई, ए, बी और डी, या केवल ए और बी, या केवल बी और डी। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती जो है, उसमें फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं और इस पर भूमि उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। और इसमें जो है आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है। ई नहीं, यहाँ पे सॉरी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें भी उगाई जाती हैं, यानी ये तीनों जो वाक्य हैं मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती से संबंधित है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना, अवलोकन। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में जो है निर्धारण जो है यह एक कौशल नहीं है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे पहले कॉफी बीन किस देश में लाए गए थे? ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, या फिर अफ्रीका। तो भारत में जो है सबसे पहले कॉफी बीन की शुरुआत अफ्रीका से हुई थी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, कॉफ़ी जो है यह एक चाय की तरह पेय पदार्थ है, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? चिड़ियाघर, बगीचे का फलोद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, या फिर वनस्पति उद्यान। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। राष्ट्रीय उद्यान जो है पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम यानी सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं,
यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधे के नाम लिखना या फिर उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो यहाँ पे जो सबसे उचित विकल्प होगा, यानी बच्चों को उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना जो है, इस पे प्रोत्साहित करना चाहिए। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, या विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं यानी अवधारणाओं को समझना, या फिर सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन है साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में जो है सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में और डीजल का मूल्य प्रति लीटर में दिया गया है। पेट्रोल का मूल्य जून 2007 में 47 रुपये 74 पैसे हैं, जबकि दिसंबर में 61 रुपये 33 पैसे हो जाते हैं, और डीजल का मूल्य 35 रुपये 21 पैसे हैं और दिसंबर 2014 में 50 रुपये 51 पैसे हो जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि उपयुक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखा है। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है, इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो सबसे उपयुक्त विकल्प है इसमें बताना है। ए, बी तथा सी, सी तथा डी, ए तथा डी, या फिर ए तथा सी। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी और डी है। डीजल सस्ता इसलिए सार्वजनिक परिवहन इसी पर चलता है, और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। तो यह जो दोनों ऑप्शन है ऑप्शन बी में दिया गया है, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, या फिर अमूर्त से मूर्त। तो ऑप्शन दिया है कूट, केवल बी, केवल डी, केवल ए और बी, या फिर केवल बी और सी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। यहाँ पे जो कूट दिया गया है इसमें बी और सी, यानी इसको छोड़कर प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है, यानी एनसीएफ 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम पुस्तकों में संतुति न होने का क्या कारण है? पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, या फिर कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ,
पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। अगला प्रश्न देखेंगे, मधुबनी एक विशेष प्रकार की पेंटिंग होती है जो मानवों, फूलों, पक्षियों, पशुओं आदि को प्रदर्शित करती है। यह पेंटिंग निम्नलिखित में से किसकी लुगदी में विशिष्ट रंगों को मिलाकर बनाई जाती है? ऑप्शन है चावल, चंदन, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर मूंगफली के छिलके का पाउडर। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। उसमें जो लुगदी मिलाई जाती है वो चावल की लुगदी मिलाकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मरुस्थल में स्थित उस स्थान की मुद्रा का नाम बताएं जहाँ पानी तेल से महंगा है। यूरो, टक्का, डॉलर या फिर दिरहम। तो अबू धाबी यूएई की राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वो दिरहम है। यह मरुस्थल में स्थित है जहाँ पानी पेट्रोल से महंगा होता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना या फिर रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। आम को जो है अचार और आम पापड़ बनाकर वह सर्वाधिक उपयुक्त विधि है जिससे वह इसे सुरक्षित रख सकती है। अगला प्रश्न है, केरल के निकटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु। तो केरल के जो निकटवर्ती राज्य हैं वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल में तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? मिजोरम, गोवा, जम्मू और कश्मीर या फिर बिहार। तो गोवा के जो लोग हैं हमारे देश में यहाँ पे नारियल तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते यानी कुतरते रहते हैं। दीमक, गिलहरी, छिपकली या फिर चूहा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। गिलहरी वह जानवर है जो इसके जो दांत हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं और वह दांतों को लंबा ना हो इसलिए वस्तुओं को कुतरते काटते रहते हैं। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी या फिर बंजर हो जाएगी या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो अगर अधिक कीटनाशकों का उर्वरकों का प्रयोग होगा तो भूमि जो है जो मृदा है वह बंजर हो जाएगी। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी योग के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन है, रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। या फिर इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है या फिर यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। यहाँ पे इनमें से सही कथन दिया गया है कि ए बी डी, बी सी डी, केवल ए और बी या फिर ए बी और सी। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। जो सही ऑप्शन होगा ए बी और सी जो है इसके बारे में सही है। रेगिस्तानी योग एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारे कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है और इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए और इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है क्वेरीज है।
और यह आपका अबू धाबी में नहीं पाया जाता है, जबकि यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। देखते हैं अगले प्रश्न को। कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मडगांव से नगर कोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 मडगांव से चली और अगले दिन अर्थात 3/1/2015 को 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो औसत चाल निकालने के लिए हमेशा हम एवरेज को निकालने के लिए स्पीड यहाँ पे समय से भाग देते हैं। दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी स्पीड एस बराबर डी अपान टी, यानी डिस्टेंस अपान टाइम। तो उसके लिए सबसे पहले हमको टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 2 तारीख को चलती है और 3 को पहुँचती है, तो इसके दोनों के बीच के जो समय हम निकालेंगे तो 21 आवर्स आ जाएगा। यानी 21 आवर्स से जब हम 1140 में भाग देंगे, तो ऐसे भी 21 से आप भाग दे सकते हैं। 5 बार जाएगा, 21 25 105, 9 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0, 21 चौको 84। तो इस प्रकार आपका लगभग में 54 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 54 किलोमीटर प्रति हावर्स, यानी किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न देखेंगे। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशा पहले होगी पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में, या फिर दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाना चाहता है। तो यहाँ पे अगर दिल्ली है तो यहाँ पे नीचे भोपाल यानी मध्य प्रदेश एमपी बीच में है, तो उत्तर से दक्षिण आना पड़ेगा और दक्षिण से पुनः झारखंड यानी रांची जाने के लिए उसे पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा। यहाँ नक्शे में पूर्व होता है, यहाँ पे पश्चिम, ऊपर उत्तर होता है और नीचे की तरफ दक्षिण। तो उसकी जो दिशा होगी पहले दक्षिण आएगा और दक्षिण से पुनः चला जाएगा पूरब। तो ऑप्शन सी में दिया गया है। उसे जो है दिल्ली से भोपाल यानी मध्य प्रदेश आएगा तो फिर वह दक्षिण आएगा और दक्षिण से पुनः झारखंड जाने के लिए उसे पूरब जाना पड़ेगा। तो राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ, दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में उसकी यात्रा होगी। इसको हम मैप में आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपका दिल्ली, और दिल्ली से आप पुनः मध्य प्रदेश आएगा तो उत्तर ऊपर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण, और दक्षिण से पुनः पूरब की ओर जाएगा। यहाँ पे झारखंड है, ये रहा दिल्ली, और यहाँ से मध्य प्रदेश। तो आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूरब, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ। यहाँ पे कछुआ बना लेंगे इसको, कछुआ। ये अंडे देते हैं, जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, या फिर इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो यहाँ पे जो छिपकली, गौरैया और कछुआ और सांप होते हैं, ये सभी जो अंडे देते हैं, राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। यानी ये सभी विशेषताएं इनमें पाई जाती हैं, यानी ये अंडा जो देने की विशेषता इन सभी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा के भीतर की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, या फिर पाठों को आनंददायक बनाना, या भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना।
अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है, या फिर जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा सबसे सटीक आंसर ऑप्शन बी के साथ, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। यह जो है सबसे प्रभावपूर्ण तरीका होगा। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं। चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, मौन घाटी से को बचाएं, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जब भी यहाँ पे जिक्र हो तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, चिपको आंदोलन से संबंधित हैं, जो कि वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए यानी पौधों की सुरक्षा के लिए चलाया गया था। और यह जो है इसकी जो शुरुआत हुई थी यह 1970 में उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल जिले में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी गढ़वाल जिले में, इसको आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ के तहत उपयुक्त नहीं है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, स्मरण रखना उपयुक्त नहीं है, जबकि प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग ये सभी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन में उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक, नारियल, बंद गोभी या फिर सरसों। तो पालक को हम सब्जी की तरह प्रयोग तो करते हैं परंतु इससे तेल नहीं मिलता है। बंद गोभी को भी सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं परंतु तेल नहीं मिलता है। नारियल से तेल मिलता है परंतु इसको सब्जी के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो सरसों ऐसा पौधा है जिसको हम सब्जी के रूप में यानी साग के रूप में भी प्रयोग करते हैं और इसके बीज से हम लोग तेल भी प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, सरसों के साथ। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है। इसे भट्ठे में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं और ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत यानी टिकाऊ होती है। यानी 4 वाक्यों में कौन सा यहाँ पे वाक्य कांसा के बारे में सही है उसको बताना है। इनमें से सही कथन है केवल ए और डी, केवल बी और सी, ए बी सी या फिर बी सी और डी। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो यानी बी और सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू, मलेरिया। चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या फिर चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मच्छरों से फैलने वाला जो रोगों का समुच्चय है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जो है यह मच्छरों से फैलते हैं। राइट आंसर चला जाएगा सी के साथ। आखिरी प्रश्न है, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था, स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी है लगभग 1.067 किलोमीटर, 2.01 किलोमीटर या फिर 11 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे से थोड़ा इसको हम देखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर
और इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पे 110 मीटर के बराबर दिया गया है। और हम सभी जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर दिया गया है। तो मानचित्र में जो दो शहरों के बीच की दूरी दी गई है वो 9.7 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर 110 में अगर हम 9.7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1067 आ जाएगा। और 1 किलोमीटर बराबर 1 केमी बराबर किलोमीटर केएम बराबर 1000 मीटर होता है। जब 1000 मीटर से भाग देंगे तो यहाँ से 0.3 स्थान बैक यानी पीछे आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा 1.067। तो जो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो में हम पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्नों को देख चुके हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक या और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।